एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिसका नाम सल्तनत-ए-गुलजार था। इस राज्य के भव्य महल में राजा और रानी अपनी दो बेटियों शहजादी अंजुम और शहजादी महताब के साथ रहते थे। शहजादी अंजुम बड़ी थी और उसे अपने शाही रुतबे पर बहुत घमंड था। छोटी शहजादी महताब अपनी बहन के कदमों पर चलती थी और हर समय अपनी सुंदरता और महंगे कपड़ों की फिक्र में रहती थी। इसी राज्य के एक कोने में एक छोटे से गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में दो अनाथ बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम लैला था और छोटी का नाम सना। लैला बहुत मेहनती और समझदार थी। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करके जो थोड़ा बहुत कमा पाती उसी से उनका गुजारा होता। सना का दिल बहुत अच्छा था और उसे कढ़ाई करने का बेहद शौक था। वो पुराने कपड़ों पर रंग बिरंगे धागों से इतने सुंदर फूल बूटे बनाती कि देखने वाले दंग रह जाते। एक दिन सल्तनत-ए-गुलजार में ऐलान हुआ कि जश्न-ए-बहार के मौके पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर लड़की को एक शाल तैयार करनी थी और जिसकी शाल सबसे ज्यादा सुंदर होगी उसे रानी की तरफ से एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर शहजादी अंजुम और महताब ने हंसकर कहा, ये प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे। हमारे पास तो दुनिया के सबसे कीमती रेशमी धागे, सोने चांदी के तार और हीरे जवाहरात हैं। हम ऐसी शाल बनाएंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। उन्होंने अपनी नौकरानियों को हुक्म दिया कि बेहतरीन सामान लाया जाए, लेकिन वे दोनों खुद काम करने की बजाय एक दूसरे पर हुक्म चलाती रहीं और इस बात पर लड़ती रहीं कि कौन सा डिजाइन ज्यादा शाही है। दूसरी तरफ लैला और सना ने भी इस प्रतियोगिता के बारे में सुना। सना ने अपनी बहन से कहा, दीदी क्या हम ही हिस्सा ले सकते हैं? हमारे पास तो महंगे धागे खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। लैला ने अपनी छोटी बहन को दिलासा दिया और कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में हुनर तो है। मैं कुछ दिन और मेहनत करके थोड़े से पैसे जमा कर लेती हूँ। हम उससे सादे मगर अच्छे रंगों के धागे खरीद लेंगे। लैला ने दिन रात एक करके कुछ पैसे जमा किए और सना के लिए रंगीन धागे ले आई। सना ने उस शाल पर अपनी पूरी मोहब्बत और लगन से काम शुरू किया। उसने सोने चांदी के तारों की बजाय प्रकृति के रंगों को चुना। उसकी शाल पर डूबते सूरज के रंग, बगीचे के फूलों की नाजुक पंखुड़ियां और उड़ते हुए परिंदों के नजारे बने थे। हर टांका उसकी मेहनत और उसके पाक दिल की गवाही दे रहा था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। महल का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शहजादी अंजुम और महताब ने बड़े घमंड से अपनी शाल पेश की। वो शाल वाकई बहुत कीमती सामान से बनी थी। हर तरफ हीरे मोती चमक रहे थे, लेकिन उसमें कोई सुंदरता या तालमेल नहीं था। वो सिर्फ धन का एक बेजान प्रदर्शन लग रही थी। फिर लैला और सना की बारी आई। वे दोनों डरी सहमी आगे बढ़ीं और अपनी सादी सी शाल पेश की। जैसे ही उन्होंने शाल खोली, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस शाल की सादगी में एक ऐसी खूबसूरती और सुकून था जो किसी की नजरों से ओझल नहीं रह सका। समझदार रानी अपनी जगह से उठी और दोनों शालों के पास गईं। उन्होंने शहजादियों की शाल को छुआ और कहा, यह बेशक कीमती है मगर ठंडी और बेजान है। इसमें ढमंड की बू आती है। फिर उन्होंने लैला और सना की शाल को हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोली, और ये इसमें प्यार, मेहनत और दिल की सच्चाई है। रानी ने लैला और सना को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, असली खूबसूरती महंगे कपड़ों और जेवरात में नहीं बल्कि अच्छे आचरण, मेहनत और पाक दिल में होती है। तुम शहजादियां होकर भी ये बात नहीं समझ सकी और इन गरीब बच्चों ने अपनी मेहनत से सबके दिल जीत लिए। शहजादी अंजुम और महताब के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। रानी ने लैला और सना को महल में शाही कारीगरों की प्रमुख नियुक्त कर दिया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन वे दोनों पहले की तरह ही सादगी और अच्छे दिल वाली बनी रहीं। कई दशक पहले रामगढ़ नाम के गांव में प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद एक स्थायी डर छाया रहता था। यह डर एक विशालकाय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नागिन नागेश्वरी का था, जिसकी मौजूदगी की कहानियां गांव के हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर थी। वह सिर्फ एक सांप नहीं थी, बल्कि परंपराओं के अनुसार सदियों पुरानी विशेष अलौकिक शक्तियों वाली प्राणी थी। नागेश्वरी अक्सर गांव की सीमाओं के पास जंगल के घने साए में घूमती दिखाई देती। उसकी तीखी फुफकारें रात की खामोशी को चीरकर गांव वालों के दिलों में दहशत भर देती और कभी कभार उनके कीमती मवेशी, गाय, भैंस या बकरियां उसका भोजन बन जाते। गांव वाले उसके नाम से ही कांपते थे। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते,
मैं अपने बच्चों को जंगल की तरफ देखने से भी मना करती और हवा में एक अज्ञात सी वहशत छा जाती। गांव वाले उससे सहमे रहते थे। ठाकुर वीर प्रताप सिंह, एक दयालु और बहादुर जमींदार, ने गांव वालों की रक्षा के लिए नागेश्वरी का सामना करने का फैसला किया। एक भीषण लड़ाई के बाद ठाकुर ने नागेश्वरी को मार डाला, लेकिन मरते मरते नागेश्वरी ने शपथ ली थी कि वह बदला लेकर जरूर लौटेगी। समय बीतता गया। ठाकुर वीर प्रताप सिंह बूढ़े हो गए और उनका बेटा रोहन जवान होकर अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। रोहन की शादी अंजलि नाम की एक खूबसूरत और सुशील लड़की से हुई। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रिया रखा गया। प्रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकदार और काली थीं और उसके बाल रेशम जैसे मुलायम और लंबे थे। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, उसमें कुछ अजीब बातें नजर आने लगीं। उसे सांपों से खास लगाव था। वह घंटों जंगल में घूमती रहती और अक्सर अकेले में मुस्कुराती। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयता का एहसास होता था। अंजलि को कभी कभी प्रिया को देखकर एक अनजाना सा डर लगता, मगर वह इसे अपना वहम समझकर टाल देती। प्रिया जब 18 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और सरदर्द महरी थी जो देखने वालों को बेचैन कर देती। उसे अपने अतीत की धुंधली यादें सपनों में आने लगी थीं। एक जंगल, एक ठाकुर और तीव्र पीड़ा। उसे यह भी याद आने लगा था कि वह कौन है और इस दुनिया में क्यों आई है। एक रात जब ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपने कमरे में सो रहे थे, प्रिया चुपके से उनके पास पहुंची। चांदनी में उसका चेहरा किसी देवी जैसा खूबसूरत पर डरावना लग रहा था। दादाजी, उसने धीमी आवाज में पुकारा। ठाकुर की आंख खुल गई। प्रिया बेटी, तुम यहां, सब ठीक तो है? प्रिया के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। ठीक, हाँ, अब सब ठीक ही होगा। पहचाना मुझे, ठाकुर? उसकी आवाज बदल गई। उसमें एक फुफकार सी मिल गई। ठाकुर वीर प्रताप की आंखें भय और आश्चर्य से फैल गईं। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुमने सालों पहले मार डाला था, यह सोचकर कि तुमने गांव वालों को बचा लिया। मैं नागेश्वरी हूं। प्रिया के कहते ही उसकी आंखें सांप की तरह चमक उठीं और उसके अस्तित्व से एक अमानवीय शक्ति का एहसास होने लगा। ठाकुर का बूढ़ा शरीर डर से कांपने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। यही सच है ठाकुर, मैं अपना बदला लेने आई हूं। तुमने मेरी जान ली थी, मैं तुम्हारी नस्ल को खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए प्रिया धीरे धीरे ठाकुर की तरफ बढ़ी। ठाकुर बेबसी से उसे देखता रहा। प्रिया ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। एक पल को उसकी आंखों में इंसानी भावनाएं झलकी, शायद अपने माता पिता, रोहन और अंजलि का ख्याल। मगर फिर बदले की आग ने सब कुछ भुला दिया। उसने ठाकुर के सीने पर हाथ रखा और एक असहनीय दर्द ठाकुर के पूरे शरीर में फैल गया। ठाकुर की चीख उसके गले में ही दबकर रह गई। सुबह जब रोहन और अंजलि कमरे में आए तो ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपने बिस्तर पर मृत पड़े थे। उनके चेहरे पर भय के गहरे निशान थे। डॉक्टरों ने मौत का कारण दिल का दौरा बताया, लेकिन प्रिया जानती थी कि असली वजह क्या थी। ठाकुर की मौत के बाद प्रिया का व्यवहार और भी ठंडा हो गया। वह अब अपने अगले निशाने रोहन के बारे में सोच रही थी। उसने रोहन को अपने प्यार और सेवा के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अंजलि को प्रिया की हरकतों पर शक होने लगा, खासकर ठाकुर की मौत के बाद। प्रिया के चेहरे पर जो संतोष उसने देखा था, वह उसे याद नहीं भूल रहा था। एक दिन अंजलि ने प्रिया को रात में जंगल की तरफ जाते देखा। उसने चुपके से उसका पीछा किया। जंगल में एक पुराने मंदिर के पास पहुंचकर प्रिया रुक गई। चांदनी रात में अंजलि ने देखा कि प्रिया धीरे धीरे अपना मानवीय रूप बदल रही थी। उसकी त्वचा पर सांप जैसे छिलके उभर आए। उसकी आंखें पूरी तरह सर्पिल हो गईं और वह आधी नागिन के रूप में आ गई। अंजलि यह देखकर सन्न रह गई। उसे सारी कहानी समझ आ गई। वह भागकर गांव के पुजारी के पास गई और सब कुछ बता दिया। पुजारी ने कहा कि नागेश्वरी को केवल एक विशेष मंत्र और पवित्र जल से ही रोका जा सकता है। अगली रात जब प्रिया, नागेश्वरी, रोहन को अपना शिकार बनाने उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी,
अंजलि और पुजारी पवित्र जल और मंत्रों के साथ उसके सामने आ गए। रुको नागेश्वरी, पुजारी ने गर्जना की। प्रिया गुस्से से उनकी तरफ मुड़ी। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ। पुजारी मंत्र पढ़ता रहा और अंजलि ने बहादुरी से नागेश्वरी पर पवित्र जल छिड़का। नागेश्वरी पीड़ा से तड़प उठी। पवित्र जल उसकी त्वचा को जला रहा था। आखिरकार नागेश्वरी कमजोर पड़ गई। उसका मानवीय रूप खत्म होने लगा और वह पूरी तरह एक विशाल नागिन में बदल गई। तुम जीत गए, लेकिन याद रखो, बदले की आग कभी नहीं बुझती। यह कहते हुए वह पीड़ा से तड़पती हुई राख में बदल गई। रोहन, जो यह सब देख रहा था, स्तब्ध था। अंजलि ने उसे संभाला। गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन एक डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उन्हें यह सीख मिल गई थी कि नफरत और बदले का अंत हमेशा विनाश होता है, चाहे वह इंसान हो या कोई और प्राणी। प्रिया की कहानी एक दुखद याद बनकर रह गई, एक ऐसी बेटी की याद जो शायद कभी उनकी थी ही नहीं।